हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माय पेज बायोलॉजी इन हिंदी। फर्स्टली सबसे पहले आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है जिससे कि आप बायोलॉजी के सारी चीज़ों को हिंदी में जान सकेंगे। एंड दूसरी चीज़ फिर आपको करना है, बेल पे प्रेस करना है जिससे मेरे नए वीडियोस आपको पहले से फिर से प्राप्त हो सके तुरंत और तुरंत। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, इस चैनल के थ्रू आप बायोलॉजी को, जीव विज्ञान को आप हिंदी में जान सकोगे। वो सारी नॉलेज, वो सारे ज्ञान जो आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, आपके यूपी बोर्ड में दी हुई है, वो सारी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा। सबसे पहले हम चैप्टर फर्स्ट 11th का हम उठाते हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। इस चैप्टर में आपको पढ़ना है कि क्या क्या विशेषताएं सजीवों में होती हैं जो निर्जीवों से उनको पृथक करती है। वाह, वो सारी चीज़ें जो लिविंग बींग्स में, सजीव में होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होती हैं। उनमें आपके कैरेक्टरिस्टिक जो आपको दिए हुए हैं आपकी एनसीईआरटी बुक में, उसको मैं हिंदी में आपको बताऊंगा। पहला है ग्रोथ, दूसरा है रिप्रोडक्शन, तीसरा है मेटाबॉलिज्म, चौथा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, पांचवा है कॉन्शियसनेस। ये पांच कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग बींग्स के दिए हुए हैं। इनमें से आपको देखना है कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग बींग्स में पाई जाती है, कौन कौन से नॉन लिविंग थिंग्स में पाई जाती हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि। हमें पता है कि ग्रोथ तो सिर्फ और सिर्फ सजीव में होता है, सजीवों का आकार बढ़ता है, लेकिन ग्रोथ किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता है। लेकिन ये गलत है। ग्रोथ लिविंग थिंग्स में भी होता है, नॉन लिविंग थिंग्स में भी होता है। अगर हम ग्रोथ को अगर हम ग्रोथ को इंक्रीज इन साइज, मतलब साइज के बढ़ते क्रम में ले लें, या फिर उनकी संख्या में बढ़ोतरी के हिसाब से ले लें, तब देखते हैं। हमें पता है कि ग्रोथ तो सिर्फ ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता है। लेकिन अगर हम ग्रोथ को इंक्रीज इन साइज, अगर उसके आकार में वृद्धि को देखते हुए लें, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे पहाड़, पर्वत, ये सारे भी आकार में बढ़ते रहते हैं समय के बढ़ने के साथ साथ, क्योंकि इन पहाड़ों पर डिपोजिशन होता है बाहर से, वायु के माध्यम से ढेर सारे कण आके उस पर डिपॉजिटेड होते हैं और उनका आकार बढ़ता रहता है। क्योंकि पहाड़ व पर्वत निर्जीव होते हैं, तो आप देख सकते हैं ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ लिविंग बींग्स में नहीं होता, नॉन लिविंग थिंग्स में भी होता है। दूसरी बात, अगर हम इंक्रीज इन नंबर ले लें अगर हम इंक्रीज इन नंबर ले लें तो हम किसी भी चीज को, अगर जैसे ये कागज का टुकड़ा है, अगर हम ये अभी एक कागज का टुकड़ा है, हम इसको फाड़ देते हैं तो ये 1 से 2 हो गया। तो इनकी जो नंबर एक से 2 बने, मतलब संख्या में भी वृद्धि हुई। चूंकि ये निर्जीव है, इनमें भी संख्या में वृद्धि होती है। इसीलिए इंक्रीज इन नंबर अगर हम लेते हैं तो भी ग्रोथ लिविंग थिंग्स में भी होता है और नॉन लिविंग थिंग्स में भी होता है। इसलिए हम ग्रोथ को, वृद्धि को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग्स नहीं कह सकते हैं। यह ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होता है। लिविंग बींग्स की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी होता है, वह विशेषता होता है जो सिर्फ और सिर्फ एक में पाया जाए, या तो सजीव में या फिर निर्जीव में। यहाँ हम बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स, तो हम बात करेंगे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग्स, मतलब सजीवों की विशेषताओं के बारे में। तो ग्रोथ सजीव की विशेषता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये निर्जीव में भी पाया जाता है। दूसरा हम देखते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जनन। जनन वह प्रोसेस होता है, वह प्रक्रिया होता है जिसमें एक जनक अपने समान संतति उत्पन्न करता है। मतलब reproduction is a biological process in which an organism gives rise to new individual। तो चूंकि हमें पता है रिप्रोडक्शन तो सिर्फ और सिर्फ लिविंग बींग्स में होता है,
लेकिन मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है, जैसे म्यूल्स। म्यूल्स का मतलब होता है खच्चर। खच्चर वह प्राणी है जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है, मतलब वह रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, वह जनन नहीं कर सकता, वह अपनी समान संतति उत्पन्न नहीं कर सकता। उसके बाद आता है वर्कर बीज। वर्कर बीज मतलब, मैं आपको बता दूं, वर्कर बीज मतलब हनी बीज। हनी बी, हनी बी की तीन प्रजातियां होती हैं। हनी बी की तीन प्रजातियां होती हैं, जिनमें एक होता है वर्कर बीज, दूसरा होता है ड्रोन बीज, एंड तीसरा होता है क्वीन। एक ही छत्ते में ये तीन प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती हैं, जिसमें से क्वीन फीमेल होता है, ड्रोन भी मेल होता है, वर्कर बीज भी मेल होता है। लेकिन ड्रोन जो मधुमक्खी होता है वह रिप्रोड्यूस, वह जनन करने के लिए कैपेबल होता है, वह जनन कर सकता है क्वीन के साथ, लेकिन वर्कर बीज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वर्कर बीज भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल आता है इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल वह ह्यूमन कपल जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, जो अपने समान संतति उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, वह इनफर्टाइल ह्यूमन कपल कहलाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होता है, और ग्रोथ भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। रिप्रोडक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि मैं आपको बता दूं, रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ लिविंग बींग्स में होता है, ये तो सही है, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लिविंग, कुछ ऐसे भी सजीव हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, जैसे म्यूल्स, खच्चर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, वर्कर बीज नहीं कर सकता, और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल नहीं कर सकता है। ठीक है, अब आते हैं हम तीसरे कैरेक्टरिस्टिक्स पे, मेटाबॉलिज्म। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं। मेटाबॉलिज्म वह प्रोसेस होता है, मतलब किसी भी जीव के, उसके शरीर में होने वाली सारी क्रियाएं मेटाबॉलिज्म कहलाती हैं। जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जितनी भी भौतिक क्रियाएं होती हैं, सब मेटाबॉलिज्म कहलाता है। मेटाबॉलिज्म किसी भी निर्जीव में नहीं पाया जाता है, किसी भी निर्जीव में नहीं पाया जाता है। मेटाबॉलिज्म को हम लैब में कुछ हद तक उसके रिएक्शंस को करा सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से स्वतः ना होने के कारण यह मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग बींग्स का। मैं आपको बता दूं, मेटाबॉलिज्म में वो सारे प्रोसेस आते हैं जो एक सजीव के शरीर में होता है। मेटाबॉलिज्म के वो सारे प्रोसेस किसी भी निर्जीव में नहीं होता है, इसीलिए मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। हम लैब में मेटाबॉलिज्म के कुछ रिएक्शंस को करा सकते हैं, लेकिन वह स्वतः नहीं होता है, वह हमारे द्वारा किया जाता है, इसीलिए मेटाबॉलिज्म सिर्फ और सिर्फ लिविंग बींग्स में होता है। तीसरा आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। हम सबको पता है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब वह ऑर्गेनाइजेशन जो सेल से बने हो। हमारी आपके शरीर किसके बने होते हैं? सेल्स के बने होते हैं। तो लिविंग बींग्स का ये कैरेक्टरिस्टिक तो होता ही है कि वो सारे उनके शरीर किसके बने होते हैं? कोशिकाओं के बने होते हैं, सेल्स के बने होते हैं। कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट सेल का नहीं बना होता है, इसीलिए यह भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तीसरा, पांचवा आता है आपका कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब होता है सचेतता। हम किसी भी चीज को महसूस कर सकते हैं और उसके प्रति उत्तर जवाब भी दे सकते हैं, अनुक्रिया कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस का मतलब होता है रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंट। हम इन्वायरमेंट के प्रति कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अब, अगर हमको कोई ऐसे कोई काटता है तो हमें महसूस होता है, हम रिस्पॉन्ड के रूप में उससे तुरंत हटा लेते हैं। लेकिन किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स में हम कितना भी इसको, नॉन लिविंग थिंग्स को कितना भी मारे, ये खुद से नहीं हटा सकता, मतलब इसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं होता। तो सजीवों का एक लक्षण कॉन्शियसनेस भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम आप बता चुके हैं आपको कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में विभिन्नताएं क्या होती हैं। दूसरा आता है आपका टॉपिक बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है टोटल
number of organism known and described now। जितने भी अर्थ पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिज्म जिनको हम जानते हैं, जिनको डिस्क्राइब कर चुका गया है, उनकी टोटल संख्या को बायोडायवर्सिटी कहते हैं। उनकी टोटल संख्या है 1.7 टू 1.8 मिलियन, इतनी टोटल संख्या है। यही बायोडायवर्सिटी कहलाता है। चूंकि हमें पता है 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज को एक साथ पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो हम इसके लिए सिस्टम बनाया गया है जिसके अंतर्गत हम इसको पढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं इस सिस्टम का पहला नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्या होता है? नॉमेनक्लेचर इज द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म नेम्ड बाय ए स्पेसिफिक नेम, मतलब एक विशेष नाम दे दिया जाता है किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को, मतलब सारे ऑर्गेनिज्म को नाम दिया गया है एक, जिसे हम रासायनिक नाम या वानस्पतिक नाम कहते हैं। जैसे मैंगो का रासायनिक नाम या वानस्पतिक नाम क्या कहलाता है? मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका। तो हम किसी भी स्पीसीज को एक नाम दे देते हैं, एक स्पेसिफिक नाम, वह नाम जो पूरे वर्ल्ड में उसी नाम से उस जाति के पौधे को जाना जाए। जैसे मैंगो का नाम अगर हम यहाँ पे मैंजीफेरा इंडिका लेते हैं, तो इंडिया में भी मैंजीफेरा इंडिका ही नाम होगा, और रसिया में जाएंगे तो वहाँ पे भी मैंजीफेरा इंडिका ही नाम होगा, या फिर हम चाइना में जाएंगे या फिर अमेरिका में जाएंगे, कहीं पे भी मैंगो का साइंटिफिक नेम मैंजीफेरा इंडिका कहलाता है। और इस हर एक स्पीसीज का नाम देना ही नॉमेनक्लेचर कहलाता है। ठीक है, नॉमेनक्लेचर होने का लाभ क्या है? मैं आपको बता दूं कि किसी भी एक प्लांट को या किसी भी एक जीव को के नाम जगह जगह पे बदलते रहते हैं। जैसे यहाँ पे भारत में हम चाय को चाय कहते हैं, लेकिन नेपाल में इसे चिया कहते हैं। उसी तरीके से ढेर सारी चीज़ें नेमिंग के अकॉर्डिंग नेम उनके जगह के अनुसार बदलते रहते हैं। इसीलिए साइंटिस्ट ने एक ऐसा सिस्टम निकाला है जिसे नॉमेनक्लेचर कहते हैं। इसके अंतर्गत सारे जीवों को सिर्फ एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया है, जो नाम भारत में भी वही होगा और अन्य देशों में भी उसी नाम से जाना जाएगा। इसके अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं, ICBN एंड ICZN। ICBN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर यह वह ऑर्गेनाइजेशन है जो प्लांट को नेम करती है फॉर प्लांट्स। किसी भी प्लांट को नेम कौन देता है? ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ICZN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर फॉर नेमिंग ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स को नेमिंग करने के लिए यह ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको पता चल गई। नोमेनक्लेचर क्या होता है, इसका लाभ क्या है, कौन कौन से संस्थान हैं जो प्लांट्स को नेम करते हैं, कौन कौन से जो एनिमल्स को नेम करते हैं। अगला टॉपिक आता है आपके चैप्टर का क्लासिफिकेशन। अब आप सोचिए,
चूँकि इतने सारे ऑर्गेनिज़्म हैं टोटल अर्थ पे 1.7 टू 1.8 मिलियन, तो हम सारे को एक-एक करके पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है, ये तो हम जानते हैं और पढ़ना हमको लगभग सबको है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन में वह प्रोसेस है क्लासिफिकेशन जिसमें हम जीवों को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। तो हम एक ग्रुप को पढ़ेंगे तो 10,000 अगर उसमें स्पीसीज को रखा गया है तो हम एक ग्रुप के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे तो 10,000 जीवों को हम कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ ले जाएंगे। जैसे अगर किसी क्लास में मैथ के भी बच्चे हैं और बायोलॉजी के भी बच्चे हैं, 100-100 बच्चे मान लेते हैं, तो प्रत्येक को हम 2 क्लास में डिवाइड कर देंगे। एक क्लास में 100 बच्चे सिर्फ मैथ के होंगे, दूसरे क्लास में 100 बच्चे सिर्फ और सिर्फ बायो के होंगे। तो हम किसी एक क्लास की स्टडी कर लें कि इस क्लास में कौन से सब्जेक्ट वाले बच्चे पढ़ते हैं। तो हमें पता चल गया, अगर हम मैथ वाले क्लास में जाते हैं तो हमें पता चला कि इस क्लास में सिर्फ मैथ वाले बच्चे पढ़ते हैं। तो हम 100 बच्चों के बारे में बस पता कर लेंगे कि इनमें सारे बच्चे क्या है, मैथ पढ़ने वाले हैं। उसी तरीके से बायोलॉजी क्लास में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये बायोलॉजी का क्लास है, तो हमें पता रहेगा कि जितने 100 बच्चे बायोलॉजी के हैं वो सारे बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। उसी तरीके से 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पेसीज को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे हम एक ग्रुप को पढ़ेंगे और उसमें अंतर्गत जितने भी स्पीसीज हैं हम सारे के सारे को पढ़ लेंगे, उनके लक्षण को या कैरेक्टरिस्टिक्स को। इसी प्रोसेस को कहते हैं क्लासिफिकेशन, या हम सीधे कह सकते हैं ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स एंड, या हम एनिमल्स नहीं कहेंगे, हम कहेंगे ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। जीवों को ग्रुप में रखना ही क्लासिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, फिर आता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सा को अरेंज करना। टैक्सा क्या होता है, यहाँ पे वर्ड आता है टैक्सा। टैक्सा मतलब जितने भी ग्रुप बनते हैं, टोटल आपके 7 ग्रुप्स हैं, जो है किंगडम, पहला किंगडम, दूसरा है फाइलम और डिवीजन, तीसरा है क्लास, चौथा है ऑर्डर, पांचवा है फैमिली, छठवां है जीनस और सातवां है स्पेसीज। टोटल हमारे 7 ग्रुप्स हैं। इन्हीं 7 ग्रुप में इतने मिलियन स्पीसीज को रखा गया है। मतलब क्लासिफिकेशन ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, इतने 7 ग्रुप आपके दिए गए हैं, टोटल सातों ग्रुप में इतने सारे मिलियन और स्पीसीज को प्लेस किया गया है। टैक्सोनॉमी मतलब यहाँ पे टैक्सा, टैक्सोनॉमी का भी मतलब होता है टैक्सॉन या टैक्सा में अरेंज करना। ये भी एक टैक्सा कहलाता है, 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 ये भी सारे एक एक अलग अलग टैक्सा कहलाते हैं, अलग अलग लेवल्स पे। मतलब हायर लेवल, लोअर लेवल, लोअर लेवल, लोअर लेवल, लेवल के अकॉर्डिंग इसको अरेंज किया जाता है। तो मतलब हम कह सकते हैं टैक्सोनॉमी मतलब अरेंजमेंट ऑफ टैक्सा एट हायर टू लोअर लेवल। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में आपको बता चुके हैं, यही 7 प्रकार के कैटेगरीज आपके इंक्लूड किए गए हैं इस चैप्टर में। उसके बाद आता है टैक्सोनॉमिक हेरारकी। हेरारकी मतलब होता है सिस्टमेटिक रूप से अरेंजमेंट। ऐसा नहीं होता है कि क्लास पहले आ जाए फिर फाइलम आए, या ऑर्डर पहले आ जाए फिर क्लास आए, मतलब क्लास यहाँ नीचे आ जाए और ऑर्डर यहाँ रहे, ऐसा नहीं होता है। सातों ग्रुप को इसी सीक्वेंस में रखा जाता है, पहले किंगडम, फिर फाइलम और डिवीजन, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। इस तरीके से 7 ग्रुप रखे गए हैं, अरेंज किए गए हैं। इसी को कहते हैं टैक्सोनॉमिक हेरारकी। हेरारकी का मतलब होता है अरेंजमेंट, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। ठीक है, जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी आपके इस चैप्टर में, इस अध्याय में, वो मैं आपको बता चुका हूँ।
अब कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे यहाँ पे टैक्सोनॉमिक एड्स। टैक्सोनॉमिक एड्स का मतलब होता है वह सारी चीज़ें जिनके द्वारा हम जीवों को पढ़ सकते हैं, उनके लक्षण को जान सकते हैं। उनमें सबसे पहले इंक्लूड किया गया है हर्बेरियम। हर्बेरियम एक तरह का फाइल होता है जिसमें आपको कुछ प्लांट्स के लीव्स को चिपकाया जाता है और उनका उस प्लांट का, जिस प्लांट से आपने उस लीफ को निकाला है, उसका साइंटिफिक नेम लिखा जाता है। इस तरीके से होता है हर्बेरियम फाइल जिसे कहते हैं। बहुत सारे हर्बेरियम फाइल्स आपको खुद भी बनाना पड़ेगा जब आपका प्रैक्टिकल होगा। दूसरा आता है बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन वह गार्डन होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, लिविंग प्लांट्स होते हैं उसमें। लिविंग प्लांट्स को हम स्टडी कर सकते हैं बॉटनिकल गार्डन में जाके। हर एक प्लांट्स पे उनके वानस्पतिक नाम या साइंटिफिक नेम लिखे रहते हैं, कौन से स्पीसीज से हैं, कौन से जीनस से हैं, कौन से किंगडम से हैं, सारी चीज़ें उस पर लिखी रहती हैं। बॉटनिकल गार्डन का एक एग्जांपल आपको देता हूँ जो लखनऊ में है, NBRI करके, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये आपका लखनऊ में हजरतगंज के पास है। नेक्स्ट आता है आपका जूलॉजिकल पार्क। हमें पता है जूलॉजिकल पार्क में क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब वाइल्ड एनिमल्स केप्ट इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट। मतलब वाइल्ड एनिमल्स को हम स्टडी करने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए हम उनको पार्क में रखते हैं इन द प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट। जो उनको इन्वायरमेंट वाइल्ड लाइफ में मिलता है वही हम उसको पार्क में प्रोवाइड करते हैं। फिर आता है कीज। की में बहुत सारी चीज़ें आते हैं। यह एक अन्य साधन सामग्री है जिसका प्रयोग समानताओं तथा असमानताओं के आधार पर पौधों तथा प्राणियों की पहचान में किया जाता है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला आता है मैनुअल्स। मैनुअल्स को हिंदी में कहते हैं नियम पुस्तिका। नियम पुस्तिका में विस्तृत वर्णन को लिखने के लिए नियम पुस्तिका का प्रयोग किया जाता है। दूसरा आता है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ वह पुस्तक है जिसमें एक विषय पर विस्तृत जानकारी होती है। मतलब कोई भी प्लांट की अगर हमें जानकारी लेनी है तो हम उसका मोनोग्राफ पढ़ लेते हैं। दूसरा आता है फ्लोरा। फ्लोरा पुस्तकों में किसी क्षेत्र के पौधों तथा उसके वास स्थानों के विषय में जानकारी होती है। जैसे कोई भी हम फ्लोरा उठा लिए, हमें जिस प्लांट के बारे में जानना है, उसका एग्जैक्ट लोकेशन, वह कहाँ पाया जा सकता है, उसकी जानकारी फ्लोरा में हमको मिल जाती है। ठीक है, और उसके बाद आता है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ में किसी एक टैक्सॉन की पूरी जानकारी होती है। किसी एक टैक्सॉन की पूरी जानकारी मतलब किंगडम की पूरी जानकारी मिल जाएगी, फाइलम की पूरी जानकारी मिल जाएगी, क्लास की पूरी जानकारी मिल जाएगी, ऑर्डर की, फैमिली की, जीनस की, स्पीशीज, सारे की हमको जानकारी मिल जाती है। इस चैप्टर में आपका सिर्फ और सिर्फ इतना है। इसमें आपको बता दूं कि इम्पोर्टेंट क्या होता है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन सिर्फ इस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले पूछा जा सकता है कि ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग बींग्स की है या नहीं। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यह डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि यह नॉन लिविंग थिंग्स निर्जीव में भी पाया जाता है, मतलब पर्वत भी ग्रो करते हैं। दूसरा आता है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग है या नहीं? नहीं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे भी लिविंग बीइंग्स हैं जैसे म्यूल्स, वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, जो अपने समान संतति उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तीसरा आता है मेटाबॉलिज्म। हम ये कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग बीइंग्स की। क्यों? क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग्स में पाई जाती है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, कॉन्शियसनेस भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। बस इसके बाद आपको पूछा जा सकता है कि नॉमेनक्लेचर का महत्व क्या है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ नॉमेनक्लेचर का महत्व क्या है, कि नॉमेनक्लेचर से हम किसी भी जीव का, किसी भी प्लांट का, पौधे का एक स्पेसिफिक नाम निर्धारित किया जाता है जो भारत में भी वही नाम से जाना जाता है और किसी अन्य देश में भी एक ही नाम से, उसी नाम से जाना जाता है। जैसे मैंगो का साइंटिफिक नेम मैंजीफेरा इंडिका। हम यहाँ पे मैंजीफेरा इंडिका कहेंगे तो उसका मतलब मैंगो होता है, और अगर हम रशिया में जाके मैंजीफेरा इंडिका कहेंगे तो उसका मतलब मैंगो होता है। लेकिन अगर आप किसी
फल वाले से कहोगे कि भैया 1 किलो मैंजीफेरा इंडिका दे दो, तो वो नहीं दे पाएगा क्योंकि वो पढ़ा नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है ये साइंटिफिक नेम है, सिर्फ़ और सिर्फ़ साइंटिस्ट जान सकते हैं। नोमेनक्लेचर में आपको मैं फिर से बता दूं कि 2 चीज़ें होती हैं, आईसीबीएन एंड आईसीजेडएन। आईसीबीएन का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटैनिकल नोमेनक्लेचर। आईसीबीएन का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जो आईसीबीएन होता है वो प्लांट्स की नेमिंग के लिए होता है और आईसीजेडएन जो होता है वो एनिमल के नेमिंग के लिए होता है। फिर मैं आपको बता दूं इस चैप्टर का अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में आपको बता दूं कि क्लासिफिकेशन होता क्या है। ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप कर सकते हैं क्लासिफिकेशन के प्रोसेस के अंतर्गत। जैसे 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज है, तो हमें टोटल एक एक को स्टडी नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें इसके ग्रुप में डिवाइड करना पड़ता है। उसके बाद आता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में मैं आपको बता दूं 7 कैटेगरीज टोटल है। इन सातों कैटेगरीज में इन 1.7 टू 1.8 मिलियन को डिस्क्राइब किया गया है, रखा गया है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा यह लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ मैं आपसे फिर से कहूँगा कि आप मेरे चैनल को बायोलॉजी इन हिंदी सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं। थैंक यू सो मच।